तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स की यूनिट है पूरी, और कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो 7 पक्के हैं। अदरवाइज सबसे ज़्यादा नुकसान इसी यूनिट से होता है, यानी इसका क्वेश्चन एक ऐसा आता है जो आप नहीं कर पाते हो, तो जरा ध्यान से देखिएगा पूरा। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड फॉर कांस्टेंट करंट और स्टेडी करंट डीसी I इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इक्वल टू आई टी। और अगर यहां पे n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो I इक्वल टू क्यू बाई टी की जगह हम लोग NE बाई टी भी कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वायर में करंट के फ्लो के अगेंस्ट चलती है, यानी करंट जिधर फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट, ठीक है, करंट के अगेंस्ट होती है। दूसरी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है। जो डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, जैसे ये वायर है ए बी, करंट आई है, तो अलोंग ए बी पॉजिटिव लेंगे और बी ए लेना है तो इसी को नेगेटिव बोल देंगे, यानी नेगेटिव का मतलब रिवर्स होना है करंट का। गौर कीजिएगा, ऐसा यूनिट एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है। अगर करंट वेरिएबल है तो फार्मूला क्या आ जाएगा, एसी में यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल करंट के लिए I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी ले लेते हैं, और यहां से अगर आपको मीन निकालना हो तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी और Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 से t, और अगर I मीन निकालना है तो नेट चार्ज अपॉन टाइम यानी 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t आई डी टी। ये मीन का फार्मूला है, और इसी फार्मूले का यूज हमने एसी में एवरेज करंट निकालने के लिए किया हुआ था। तो इस तरीके से टॉपिक जो हो गया वो इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आगे हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू प्रोड्यूस करंट। करंट से रिलेटेड यहाँ पे एक टॉपिक और हमारे पास मिलता है, उसका नाम होता है करंट डेंसिटी, जो कि होती है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। गौर कीजिएगा, तो करंट डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो ये करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी J से डिनोट किया जाता है, J इक्वल टू I अपॉन ए, ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। खास बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में I की वैल्यू J वेक्टर डॉट A कर देते हैं, और अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में करना हो तो I इक्वल टू J डॉट DA। तो ये जस्ट पाई इक्वल टू ई डॉट डी ए के इक्विवेलेंट है, यानी जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स का होता है फील्ड के लिए, वही रोल करंट का होता है करंट डेंसिटी के लिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो अ फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारा करंट डेंसिटी हो गया। कई बार हम करंट डेंसिटी को आगे यूज करेंगे। अगला टॉपिक हमारा ओम्स लॉ होगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों में हम चार्ज पे डील कर रहे थे, दोनों में ही पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आया था। तो दोनों में फर्क क्या है? जिस तरीके से एक तालाब में पानी भरा हुआ है, एक ही लेवल पे हर जगह है, उसी तरीके से कंडक्टर पे चार्ज स्टोर्ड है और कंडक्टर के सरफेस में हर जगह पोटेंशियल सेम है।
और अगर वाटर को फ्लो कराना होता है तो हमें लेवल में डिफरेंस करना पड़ता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर फ्लो होना चालू हो जाता है। उसी तरीके से चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो रोल लेवल का था वहां पर ग्रेविटी के लिए, वही रोल यहाँ पे पोटेंशियल का हो जाएगा चार्ज के लिए। तो यहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। मींस चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू प्रोड्यूस करंट। प्रोड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड है। और यहीं से ओम्स लॉ डेवलप होता है। तो ओम्स लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर फिजिकल कंडीशंस, यानी किसी वायर को ना शेप बदल रहे हैं, ना साइज बदल रहे हैं, ना टेम्परेचर बदल रहे हैं, तो उसके क्रॉस जितना वोल्टेज हमें जिस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, अप्लाइड पोटेंशियल, वो रिक्वायर्ड करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी ज्यादा करंट चाहिए उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। V प्रोपोर्शनल टू द I और V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, एंड इट कांस्टेंट इज कॉल्ड R यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? R के इक्वल होता है। SI यूनिट रेजिस्टेंस की जो होती है वो ओम होती है। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। यानी किसी कंडक्टर में अगर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। अब यहां पर इसको हम आपके सामने बात करेंगे ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट की। ओमिक सर्किट वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या VI ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन ओमिक वो होते हैं, और अनओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। यानी अगर आपके सामने कुछ एक टेबल दे दी जाए, डाटा दे दी जाए, तो आप V/I का रेशियो करते जाइएगा। अगर सेम आता है तो ओमिक, सेम नहीं आता है तो नॉन ओमिक। तो जब ओमिक होगा तो उसमें V और I के रेशियो को कैपिटल R बोलते हैं, रेजिस्टेंस होगा। और नॉन ओमिक में यहाँ पे डेल्टा V और डेल्टा I हो जाता है, क्योंकि वहां चेंज हो रहा है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I यानी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट लेते हैं। और रेजिस्टेंस का नाम हो जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। यानी वहां पर क्या हो जाएगा? नॉन ओमिक के लिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा, और स्मॉल r को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस हो जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ, अगर यहां पर VI है और यहां पर दो वायर के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो R की वैल्यू V/I होती है, और यहां पे स्लोप जो है tan थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस I/V होगा, यानी ये cot थीटा के इक्वल होगा। कई बार यहां भी होगा, यहां ही होगा, कभी यहां ही होगा, यहां भी होगा। तो गौर कीजिएगा, जिसका V ज्यादा उसका R ज्यादा। तो जो ज्यादा V की तरफ होगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होगा। यहां पे A का रेजिस्टेंस B से ज्यादा है, क्योंकि A जो है वो B वाले एक्सिस की तरफ है। अगर सपोज दैट आपके सामने कभी कुछ ऐसा दे दिया जाए कि यहां पर I दे दें, यहां पर B दे दें, यहां पर ग्राफ है, तो 2 वाला V के क्लोज है, जिसका V ज्यादा उसका R ज्यादा। 2 वाला V के क्लोज है, इसका मतलब 2 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 1 वाले का कम होगा। यहां पर रेजिस्टेंस tan थीटा होगा, cot थीटा होगा, यहां पर रेजिस्टेंस tan थीटा होगा। उसके बाद यहां पे हम एक ग्राफ और एक डिवाइस के लिए खींच रहे हैं। ग्राफ ये ऐसे आ रहा है, ये O A B C D हो सकता है। यहां पे इस टाइप से एक केस स्टडी जैसा चीज बन सकती है। देखिए क्या है, यहां पर बोला गया कहां से कहां तक ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखिए, ये
ए से बी जो तक एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी यहां पर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बी से सी तक नहीं कर रहा है, ओ से ए तक भी नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये कि सी से डी तक स्लोप नेगेटिव हो गया, और r इक्वल टू 1 स्लोप होता है, और स्लोप नेगेटिव हो जाएगा अगर, तो r भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सी से डी तक जो है, यहां तक का जो रीजन होगा वो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला होगा। यहां से बोर्ड में 1 नंबर का फंसाने वाला क्वेश्चन बन चुका है कि सी से डी तक का रीजन क्या होता है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उन्हीं फैक्टर से निकल करके टॉपिक जो आता है वो आता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा वायर होगा उतनी रुकावट हमारे रास्ते में ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे L/A, और R इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रो को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और रो की वैल्यू हो जाएगी RA/L। तो यहां से रो को डिफाइन कर देंगे। अगर A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, तो R इक्वल टू रो इक्वल टू R हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर। यानी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होता है वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो रो इक्वल टू RA/L, ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर से मीटर उड़ा देते हैं, ओम मीटर। ये रो की वैल्यू हो जाएगी, यू की रो की SI यूनिट हो जाएगी। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज। कई बार ऐसा होता है कि वायर को खींच करके लंबा कर दिया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कितने टाइम्स हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या फर्क है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो हम आगे बताएंगे आपको। और यहां पर अगर दो रेजिस्टेंस के बारे में कंपेयर करते हैं तो एक वायर में R1 इक्वल टू रो1 L1/A1 है, दूसरे में R2 इक्वल टू रो2 L2/A2 है। R1/R2 इक्वल टू रो1/रो2 L1/L2 A2/A1। इसमें जो सेम हो उसको उड़ा दीजिएगा। सेम मटेरियल का है तो रो हट जाएगा, सेम लेंथ का है तो L हट जाएगा, सेम एरिया का है तो A हट जाएगा, इस तरीके से। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है अक्सर बोर्ड में, वायर को खींच करके लंबा करना। तो अगला टॉपिक हमारा वही हो रहा है। तो वायर को अगर हम एक खींचते हैं, मेल्ट करके नया वायर बनाते हैं, मोटा या पतला, तो इस पूरे केस में वॉल्यूम सेम रहता है। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन लेके चल रहे हैं, डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है। यानी आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा इतने स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे न्यूमेरिकल से पहले। डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज मत कीजिएगा, अदरवाइज सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल अगर गलत भी होगा तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक वायर का खींच करके उसको लंबा कर दिया गया, L1 से L2 लेंथ हो जाएगी, एरिया से A1 से A2 हो जाएगा। पहले का रेजिस्टेंस रो L1/A1, दूसरे का रो L2/A2, R1/R2 L1/L2 into A2/A1। रो कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 है, A1L1 इक्वल टू A2L2 और L1/L2 इक्वल टू A2/A1। L1/L2 A2/A1 के इक्वल हो जाएगा। यानी A2/A1 की जगह अगर हम L1 पुट कर देंगे तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू
L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1 की जगह पुट कर दिया, वैल्यू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर हो जाएगी, L1 अपॉन L2 की जगह A2 अपॉन A1 कर देंगे तो A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर हो जाएगी, और R2 अपॉन R1 की पावर 4, R2 जो रेडियस है, और D2 अपॉन D1 की पावर 4, D1 D2 क्या है, डायमीटर है। एक क्वेश्चन यहां से लगेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो होंगे वो 3 तरीके से आएंगे, करना एक ही होगा लेकिन रिजल्ट 3 तरीके से निकलेंगे। पहला कि रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, एक वायर को खींच करके डबल कर देंगे, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा। एक वायर को खींच करके हम ट्रिपल कर देंगे, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा। एक वायर को कंस्ट्रक्ट करके हम डबल थिकनेस का वायर बनाएंगे, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा। तो जब टाइम से पूछा जाए तो R1 को R मान लेना और कुछ ना करना। और जैसे लेंथ इज डबल्ड, तो जो दिया हुआ हो वो उठा लेना, इनमें से थिकनेस दिया हो तो ये उठा लेना, एरिया दिया हो तो ये उठा देना, लेंथ हो तो ये उठा देना। तो फार्मूला आ जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू L अपॉन 2L, डबल हो गई है स्क्वायर, और R अपॉन R2 इक्वल टू 1/4, R2 इक्वल टू 4R, 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। अगर थिकनेस गिवन हो कि एक वायर को खींच करके तब तक खींचा गया तब तक उसकी थिकनेस डबल या आधी नहीं हो गई, खींचा गया तो आधी होगी, डबल तो नहीं होगी, तो D1 कितना हो जाएगा D, D2 कितना हो जाएगा D/2। फार्मूला हम क्या उठाएंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू ये वाला D2 अपॉन D1 की पावर 4, D/2 इंटू D/2, D1 D पावर 4, R अपॉन R2, R1 को अपने बोला था R मान लेना, R1 R ले लिया जाएगा, 1/2 4 8 16, और R2 इक्वल टू 16R। ये डेरिवेशन निकाल देना पहले, उसके बाद ही काम करना। फायदा क्या मिलेगा, इस डेरिवेशन न्यूमेरिकल का आधा पार्ट डेरिवेशन होगा, आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे तो आधा तो मिलेगा ही मिलेगा। सर डी क्या है इसमें? डी डायमीटर है। सेकंड आएगा कि वायर का नया रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो जो वैल्यू दी हुई होगी, जैसे R1 की वैल्यू 4 ओम थी, 4 ओम था, वायर को खींच करके डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो L1 L, L2 2L, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, 4 अपॉन R2 इक्वल टू L अपॉन 2L का होल स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू 16 ओम। इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू आगे। तीसरी आता है परसेंटेज वाले। तो परसेंटेज वाले में हमें सबसे ज्यादा गौर करना पड़ता है। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, इनिशियल वैल्यू को 100% मान लेना, इनिशियल को 100% मान लेना, और दोनों को, जिसको निकालना है रेजिस्टेंस को भी और लेंथ या एरिया। जैसे लेंथ is increased by 10%. Find percentage change in resistance. तो L1 को 100% मान लेना, L2 हो जाएगा 110% हो जाएगा, R1 को भी 100% मान लेना, R2 हो जाएगा 100 प्लस X%, हमें X निकालना है। फार्मूला क्या निकला ये उठा लेते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, R1 100 प्लस X, 100 अपॉन 110 स्क्वायर, 0 0 उड़ा दिया, 100 अपॉन 100 प्लस X इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 1 का 121, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस X इक्वल टू 121 और X इक्वल टू 21%। इस तरीके से यहाँ पे एक दिक्कत और आ जाती है, अब दोनों चीजें दे दी जाएंगी, एक चीज में टाइम से दे दिया, दूसरे में परसेंटेज बोल दिया गया। बाकी देख लेना वीडियोस पे। जैसे लेंथ इज ट्रिपल्ड और डबल कर देते हैं, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस इज चेंज्ड बाई चेंज टू, बाई और टू पे गौर कीजिएगा। टू में फाइनल परसेंटेज निकालने हैं और बाई में जितना चेंज हुआ है वो निकालना है, गौर कीजिएगा। बाई में जितना चेंज हुआ है वो निकालना है, चेंज टू में जिस परसेंटेज तक वैल्यू जाएगी वो वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, R1 को हम 100% ले लेंगे, परसेंटेज भी निकालना पूछा गया है। R2 निकालना है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L अपॉन 2L का होल स्क्वायर। तो R2 इक्वल टू यहां से 100%, 400% आ जाएगा। तो इंक्रीज टू 400%, और चेंज कितना हुआ, तो इनिशियल कितना है 100% पहले है, अब हो गया 400%, तो चेंज बाई 300%। इस जगह फाइनल रिजल्ट पे गौर नहीं करोगे तो यहाँ का नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से मोबिलिटी को लेकर के, और रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे।